हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सुमन सीएससी में। टुडे टॉपिक टू बी कवर, देखो हम अपनी आज़ादी तक पहुंच चुके हैं चैप्टर 25 वाया स्पेक्ट्रम के थ्रू। और चैप्टर 25 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता एवं विभाजन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था? इटली का घोषणा आ गया था। अब देखो, गांधी जी का लास्ट मूवमेंट कौन सा हुआ था? लास्ट आंदोलन गांधी जी ने कौन सा कर दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंग्रेज़ों को फील हो गया था, उसको लगने लगा था कि अब तो कोई चारा नहीं है इंडिया पर रूल करने का, अब तो यहाँ से हमें जाना ही होगा। ठीक है, तो ब्रिटेन का सरकार क्लेमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल के बाद आए थे क्लेमेंट इटली, जो कि क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी की सरकार थी क्लेमेंट इटली की। तो इन्हें ऐसे अर्जेंसी क्या सूझी, इतनी जल्दी इनको क्या पड़ गई कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का जो भी है, मतलब अपना राजपाट समझकर छोड़ के हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो क्लेमेंट इटली का ये घोषणा पत्र आता, उसने अब एक फिक्सिबल डेट फिक्स कर देते हैं वो कि अब इस डेट में हमें निकलना है। देखो 20 फरवरी 1947 को इसने एक घोषणा करता है। क्या करता है? 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। ठीक है, अब एक डेट फिक्स हो गया कि नहीं, इस डेट तक हमें भारतीयों की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपना है, भारत की सत्ता में भारतीयों के हाथ में सौंपना है, भारतीय नेताओं के हाथ में सौंपना है। और इस डेट को कांग्रेस डेट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि कांग्रेस डेट एक्सेप्ट कर रही थी, इस समय तक आज़ादी चाहिए, कांग्रेस भी डेट एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद देखो 10 मार्च 1947 को कैबिनेट मिशन किसका आया था? देखो जेएल नेहरू का स्टेटमेंट आ चुका था 10 मार्च 1947 को कैबिनेट मिशन पर ग्रुपिंग सिस्टम को लेके। ठीक है, अप्रैल 1947 में जेबी कृपलानी स्टेटमेंट आता है। ये सब अभी आगे देखने वाले हम। अब देखो, अब जब अंग्रेज क्लेमेंट इटली का घोषणा आता है कि नहीं 30 जून 1948 तक हमें यहाँ से अब निकलना होगा, तो कांग्रेस ने तो इसको एक्सेप्टेंस दे दी थी कि चलो कोई नहीं, एक डेट तो आ गई कि अब यहाँ से अंग्रेज जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ पे क्या कर रही थी? देखो मुस्लिम लीग पंजाब में सीडीएम कर देती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला देती है मुस्लिम लीग। क्यों मुस्लिम लीग चला देती है? उनको पाकिस्तान, मुस्लिम लीग कहना चाह रही थी अंग्रेज़ों से कि हमें जो यहाँ से, आप जो यहाँ से जाओगे, आप सिर्फ सत्ता हस्तांतरित या पावर ट्रांसफ़र सिर्फ कांग्रेस के हाथों में नहीं करोगे। उन्हें 2 देश चाहिए था, टू नेशन थ्योरी, तो उन्होंने 1940 में ही लाहौर सेशन में कर दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग यहाँ पे इसलिए पंजाब में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला देते हैं ताकि उन्हें 2 नेशन की मांग करनी थी, 2 डोमिनियन चाहिए थे उन्हें 2 नेशन चाहिए थे, एक पाकिस्तान उनके लिए। तो लॉर्ड वेवेल, अब देखो जब घोषणा पत्र आता है उसका, अब लॉर्ड वेवेल जो उस टाइम भारत में वायसराय हुआ करते थे, अब उनके स्थान पर माउंटबेटन भी आ चुके हैं। इटली को लगा कि वेवेल अब काम अच्छे से नहीं इनको संभाला जा रहा है, चलो एक जल्दी से अब इनको माउंटबेटन को भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं हमारे वायसराय के रूप में, न्यू वायसराय आ जाते हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिया का नया वायसराय नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, रियासतें आज़ाद है, वो अपना किधर भी रुख कर सकती है। देखो रियासतें, प्रिंसली स्टेट के बारे में क्या कहा गया था कि वो आज़ाद है, उनको तो पहले से आज़ादी दे दी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में, भारत में जाना चाहे भारत में, या तो अपना खुद इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहे तो वो कर सकती थी, रियासतें आज़ाद थी। अब सरकार ने हस्तांतरित करने हेतु तिथि निर्धारित क्यों की? आखिर क्यों उन्हें इतनी अर्जेंसी सूझी कि उसने सत्ता हस्तांतरित करने की तिथि थी? देखो इसके 2-4 कारण हैं। सरकार को आशा थी कि तिथि निर्धारित करने से राजनीतिक दल की मुख्य समस्या समाधान हो जाएगी। उन्हें पता था, सरकार को, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर हम कोई डेट फिक्स कर देते हैं, इस डेट तक हम आपको ये चीज़ दे देंगे, तो लगता नहीं किसी आदमी को, अगर हम इस डेट तक, आप अगर किसी आदमी से पैसे उधार लेते हो, ठीक है, और आप उनसे मांगने जाते हो कि हमें पैसे कब दोगे वापस, तो वो आदमी क्या करता है कि मैं आपको डेट फिक्स करता हूँ कि इस टाइम तक आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा, तो आपको कुछ तो सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो हमारे पैसे वापस मिलने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह सरकार ने क्या किया था कि कांग्रेस के सामने एक डेट फिक्स कर दिया था कि इस डेट तक आपको आज़ादी मिल जाएगी, हम सत्ता आपके हाथों में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, सरकार संवैधानिक संकट को टालना चाहती थी। देखो संवैधानिक ये जो हो रहा था, संकट जो हो रहा था, उसको टालना चाहती थी। सरकार को आशा थी कि भारतीय उनको गंभीरता से लेंगे। देखो अब क्या था कि जब हम देखे थे कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है,
कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम में क्या हुआ था कि देखो, ना तो मुस्लिम लीग की बातें बन रही थी, ना तो कांग्रेस की बातें बन रही थी, इन दोनों के बीच में सहमति हो ही नहीं रही थी। ठीक है, एक होता है नहीं कि कोई चीज़ अगर हम आपके सामने रखें तो आप दोनों की सहमति ना बनो, तो अगर जो चीज़ लाया वो चीज़ वो थर्ड पर्सन बोले कि ये चीज़ हम दूसरे को दे देंगे या तो नहीं भी देंगे, इसलिए दोनों को मानना है तो मान लो। ठीक है, वैसे ही अगर हम कैबिनेट मिशन जिस टाइम लाए थे उसी टाइम देखो क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो रहा था, मतभेद था पाकिस्तान को लेके। कांग्रेस चाह रही थी नहीं बनाना है, मुस्लिम लीग मान ही नहीं रही थी। तो उन दोनों को कि गंभीरता से ले, ये चीज़ गंभीरता से ले, इसके लिए उसने डेट नियुक्त कर दिया था क्लेमेंट इटली ने कि 30 जून 1948 तक हम यहाँ से जाने वाले हैं। अब राजनीतिक पार्टियों का रुख देख लेते हैं। इस डेट के कारण क्या होता है, राजनीतिक पार्टी का रुख, राजनीतिक पार्टियों का रुख। कांग्रेस सरकार की बात स्वीकार कर रही है, ठीक है, कांग्रेस तो स्वीकार कर ही रही है, परंतु मुस्लिम लीग पंजाब में सरकार के खिलाफ क्या कर देती है, खिलाफत आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दी। और मुस्लिम लीग को सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, इसलिए तो वो कर रही थी ये चीज़। इस बात पर एटली के घोषणा को अस्वीकार करता है। देखो, मुस्लिम लीग अस्वीकार करता है, इनको हर बात स्वतंत्रता में विभाजन की ओर देखते। तो माउंटबेटन का प्लान किया था 3 जून 1947 का, इसको और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक है, ये तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। कांग्रेस एवं लीग के बढ़ते गतिरोध के कारण देश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। दोनों का जो गतिरोध था, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, इन दोनों का सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा था, जिससे कि इन दोनों के मतभेद से क्या हो रहा था कि दंगा आ रहा था, सांप्रदायिक दंगा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक, पंजाब एवं बंगाल को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। और मुस्लिम मेजोरिटी कहाँ थी, पंजाब एवं बंगाल में। पंजाब वाले सिंध एरिया और ये बंगाल वाले एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो यही दोनों एरिया को लेकर ज़्यादा ये चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था। पंजाब में सिख समुदाय में और बंगाल में मुस्लिम समुदाय, ठीक, हिंदू समुदाय, सॉरी। अब सिख और हिंदू समुदाय को ग्रुपिंग को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए भी मामला उठाना शुरू कर दिया कि ग्रुपिंग सिस्टम हो जाएगा तो हमें खतरा हो जाएगी। बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिमी बंगाल के रूप में एक पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। देखो अब क्या होने लगे, पहले तो दो ही पार्टी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। अब देखो हो क्या रहा है कि पश्चिमी बंगाल में, अब जो पश्चिमी बंगाल में हिंदू एरिया जो है, वहाँ का हिंदू मेजोरिटी पीपल क्या करता है कि हिंदू महासभा का गठन कर लेता है कि हम इस एरिया से हिंदू महासभा का गठन कर रहे हैं और हम पृथक, बंगाल में देखो क्या कर रहे हैं, पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा का मांग कर रहे हैं कि बंगाल में ये एक पृथक हिंदू राज्य होना चाहिए। देखो क्या क्या बातें हो रही है उस टाइम। अब देखते हैं 10 मार्च 1947 में JL नेहरू का स्टेटमेंट, वर्तमान समय के समाधान का सर्वोत्तम उपाय है कि कैबिनेट मिशन पंजाब एवं बंगाल का विभाजन कर दे। देखो JL नेहरू का स्टेटमेंट आता है, होता है ना कि अगर परिवार में मान लो कहीं भी झगड़ा हो रहा है तो होता है कि चलो कोई एक साइड ही शांत ले ले, अगर दूसरा नहीं मान रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं मान रहा है, चलो दूसरे साइड को लगता है नहीं, चलो मैं ही शांत ले लेता हूँ। तो वैसे JL नेहरू का स्टेटमेंट आता है 10 मार्च 1947 में। उनको देख रहा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई सहमति नहीं बन रही है, जिससे बंगाल झुलस रहा है, पंजाब झुलस रहा है। ठीक है, इनको लेके उन्हें लगता है कि कैबिनेट मिशन का जो प्लान है कि पंजाब और बंगाल का विभाजन कर दो, तो चलो यही उपाय है। अगर इसका विभाजन करने से ये राइट्स रुक सकता है, दंगा रुक सकता है, राइट्स, तो चलो विभाजित ही कर दो। तो ये मार्च 1947 का नेहरू स्टेटमेंट था। अप्रैल 1947 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी ने वायसराय को लिखा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उस टाइम JB कृपलानी, उसने वायसराय माउंटबेटन, तो वायसराय कौन था, हमारे न्यू वायसराय आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो माउंटबेटन को एक ये पत्र लिखता है और युद्ध से बेहतर हो कि हम उनके पाकिस्तान मांग को मान लें। JB कृपलानी भी कह रहे हैं कि चलो अगर मुस्लिम लीग को यही मानसा है कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही, अगर नहीं पाकिस्तान दे रहे हैं तो वो युद्ध कर रहे हैं, चलो युद्ध से बेहतर है कि चलो आप पाकिस्तान ले लो, एक सेपरेट राज्य ले लो। तब यहाँ कांग्रेस भी आखिरकार मान ही जाते हैं कि चलो पाकिस्तान हम दे देते हैं उनको बनाने के लिए पाकिस्तान। किंतु यह तय तभी संभव होगा जब आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारी पूर्वक विभाजन करेंगे। फेयर डिवीजन होना चाहिए, हमारा डिवाइड फेयर करना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ देखो ब्रिटिश में कौन थे वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस में क्या था, कांग्रेस ने पार्टीशन स्वीकार कर लिया था और क्या मांग रहा था, फेयर पार्टीशन मांग रहा था। फेयर पार्टीशन होना चाहिए, मैक्सिमम यूनिटी रहनी चाहिए, ज़्यादा विभाजित नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम यूनिटी रहनी चाहिए, ठीक है। और कांग्रेस क्या कह रही थी कि प्रिंसली स्टेट फ्रीडम नहीं होना चाहिए, प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक। प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, या तो वो पाकिस्तान में जा सकता है या तो इंडिया में जा सकता है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं रह सकता, ये कांग्रेस की मांग थी। अब माउंटबेटन को टाइम कितना तक का मिला हुआ था, देखो 1948 तक का टाइम मिला हुआ था। अब माउंटबेटन को क्लेमेंट इटली कितना टाइम देके भेजे हुए थे कि हम डेट फिक्स कर रहे हैं 1948 तक, 30 जून 1948 तक फिक्स कर रहे हैं हम डेट। लेकिन माउंटबेटन की इतनी अर्जेंसी क्यों थी, इतना जल्दीबाजी क्यों था? देखो हमें अगर आज़ादी मिलती ही तो और डिले हो जाता, 5 मंथ 4 मंथ और डिले होता तो हो जाता, तो क्या होता, कम से कम नेगोशिएशन तो करना चाहिए था हमें पाकिस्तान डिवीज़न पे, पाकिस्तान वाली मांग पे नेगोशिएशन करना चाहिए था। देखो एक एग्जांपल देते हैं आपको, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मार्केट में जाते हो किसी दुकान पे, दुकान वाले कह रहे हैं कि भैया आप ये चीज़ सामान ले लो, किसी चलो कपड़े की दुकान पे ले लो, कपड़े की दुकान पे आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, अब कह रहे हो भैया ये सामान ले लो, आप क्या बोल रहे हो, नहीं भैया इतना ही, मैं इतने ही रुपीज़ इसका दूंगा, इतना ही पैसा दूंगा, ठीक है। तो वो दुकान वाले कह रहे हैं नहीं मैं इतना में बेचूंगा, आप जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में और भी दुकानें हैं, इसलिए मैं आगे आगे की दुकान में देखूंगा। फिर एक टाइम के बाद थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद बोलते हैं भैया आप ले लो, इतना में लो, चलो इतना कम करोगे, चलो 50 रुपये कम करोगे, चलो आप 20 रुपये ज़्यादा दे देना, चलो। तो उसको नेगोशिएशन करने का मौका देना चाहिए था। जितनी देखो किसी भी बात पे जितनी नेगोशिएशन होना चाहिए, किसी भी बात किसी भी मुद्दे पर जितनी बातचीत होती है उतना समस्या का समाधान होता है। मेनली क्या है, बातचीत होना, बातचीत नहीं कर रहे थे। तो माउंटबेटन को टाइम तो अच्छी खासी मिली हुई थी, उन्हें अक्टूबर 1947 तक का टाइम था, लेकिन ये कब प्लान लेके आ जाते हैं, जून 1947 में अपना प्लान टेबल कर देते हैं कि भैया हमने अपना प्लान ले आया, आप लोग ये देख लो। उन्हें 1947 तक टाइम मिला हुआ है, अक्टूबर 1947 तक टाइम मिला हुआ है, लेकिन वो प्लान लेके आ जाते हैं जून 1947 में ही कि हमने प्लान लेके आ गया, आप ये देख लो एक बार, सोचो। देखो मैंने अभी पीछे क्या बताया था, अक्टूबर 1947 तक इनको टाइम मिला हुआ था कि इनको लॉर्ड माउंटबेटन को, कि वो पहले इस बात का पता लगाएं कि भारत में एकता या विभाजन दोनों में से क्या होना चाहिए। आखिर मुस्लिम लीग मान रही है कि वो कांग्रेस के साथ अलाइन रहेगी, इनको क्लेमेंट इटली ये पता लगाने के भेजे थे। फिर सत्ता हस्तांतरित किस प्रकार किया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये पता लगा के आप हमें भेजना। इसके पश्चात माउंटबेटन को ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना था, ठीक है। पहले तो ये सब बातों का पता लगा के उनको भेजना था। उनको अच्छी खासी टाइम मिली हुआ है, अक्टूबर 1947 तक टाइम मिला हुआ है लेकिन वो उनसे पहले ही अपना प्लान टेबल करते थे, भैया मैंने ये प्लान ले आया 3 जून को, उससे पहले 3 जून प्लान भी बोलते हैं उसको, 3 जून 1947 का उसको 3 जून प्लान बोलते हैं, 3 जून का योजना माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। अपना प्लान फटाफट टेबल कर दिया उन्होंने। चलो उनका प्लान देखते हैं, फिर टेबल कर दिया, आखिर उस प्लान में था क्या वो देखते हैं। जून 1947 से पहले माउंटबेटन का बाल्कन योजना आया था। एक बाल्कन योजना देख लेते हैं, ये प्लान से पहले एक बाल्कन योजना देख लेते हैं। बाल्कन योजना में क्या था, बाल्कन योजना में बाल्कन ब्रेकडाउन प्लान उसको कहते थे कि शक्ति का पृथक्करण प्रांतों में किया जाए। देखो एकदम वाहियात सा योजना लेके आया था बाल्कन योजना, ये पावर है उसका, पृथक पृथक प्रांतों में किया जाए, कोई प्रोविंस है उसको अलग अलग शक्तियाँ दे दी जाए, देशी रियासतों को भी छूट होगी कि पाकिस्तान या भारत में सम्मिलित होने या स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र तो नहीं रहना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए, भारत ज्वाइन करने इनके उसको स्टेटस पर छोड़ देना चाहिए था। ये स्वतंत्रवादी वाहियात सी आइडिया थी। फिर बंगाल और पंजाब के बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते। देखो ये बंटवारा भी चाह रहे बंगाल और पंजाब का, ठीक है। ये प्लान जो लेके आए थे बाल्कन योजना, बाल्कन प्लान का पूरा अगेंस्ट द ब्रिटिश, अपने इंडियन लीडर जवाहरलाल नेहरू पूरा खिलाफ थे इनके। नेहरू का मानना था उनको मैक्सिमम यूनिटी चाहिए, ठीक है। आप पाकिस्तान का विभाजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर नहीं मान रहे तो क्या करोगे, पाकिस्तान का विभाजन ही करोगे, नहीं मान रही है तो। लेकिन आप मैक्सिमम यूनिटी के साथ करो। 3 जून 1947 प्लान को देखते हैं आप जरा सा।
कि आखिर माउंट बेटन का प्लान क्या था, इतनी जल्दी जो प्लान वो टेबल कर गए थे, इनका प्लान क्या था। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठकें बुलाई जाए। देखो, पंजाब और बंगाल में जितने भी प्रांत का विधानसभा है, उनके सदस्यों का एक मतलब बैठक बुलाई जाए, ठीक है। और उनमें कोई भी पक्ष यदि, और उस बैठक में कोई भी पक्ष, या तो पंजाब वाले पक्ष से या तो बंगाल वाले पक्ष से, कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा, ठीक है, कि आखिर पंजाब और बंगाल का विभाजन होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई भी पक्ष चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा क्या था कि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। अब तो 2 डोमिनियन था ही, इंडिया और पाकिस्तान, तो 2 डोमिनियन तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। तो ये तो चलो ठीक है। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय लेगा। अब देखो, सिंध तो जो था पंजाब के एरिया के साइड में सिंध था कि वो अपना निर्णय खुद लेगा कि वो इंडिया में रहेगा या कि पाकिस्तान में जाएगा। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी जनमत संग्रह कराया जाएगा, उसे रेफरेंडम करा लिया जाएगा, ठीक है। तो हुआ था क्या कि सिंध चले गया था पाकिस्तान में। सिंध को जब निर्णय लेना था तो सिंध पाकिस्तान में गया, ठीक है। और NWFP भी पाकिस्तान में शामिल हो गया जाके, वेस्ट पाकिस्तान जिसे बोलते हैं। और वेस्ट पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल और अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसका। और इधर बंगाल वाले एरिया से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल का आधा एरिया ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो ऐसा प्लान लाया था 3 जून 1947 प्लान, माउंट बेटन प्लान जिसको बोलते हैं। और 2 डोमिनियन, ठीक है, 2 डोमिनियन बनना है। इंडिया और पाकिस्तान का 2 स्टेटस बनना है, उनका दोनों का गवर्नर जनरल होगा, उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अलग अलग संविधान सभाएँ होगी, ठीक है। अब भारतीय रियासतों के बारे में क्या बताया था कि भारतीय रियासतों में जैसे हैदराबाद था, तो हैदराबाद को तो माउंट बेटन बोल ही रहे थे कि हैदराबाद को तो मिलाना ही है इंडिया में। तो इंडिया में हैदराबाद आया, भारत में क्या आया, हैदराबाद। और ये प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र थी कि वो पाकिस्तान में जाए कि भारत में जाए। प्रिंसली स्टेट को ऐसे स्वतंत्र रखा गया था कि उनको जिधर जाना हो वो जा सकते हैं। अब बंगाल में एक सिलहट जगह है, वहाँ भी जनमत संग्रह कराया गया और ईस्ट पाकिस्तान ज्वाइन किया सिलहट जगह, बंगाल के सिलहट जगह पे, ठीक है। 2 सीमा आयोग का गठन होगा, 2 नेशनल बाउंड्रीज कमीशन का भी गठन होगा। अगर पाकिस्तान बनेगा तो इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री कमीशन होगा, बाउंड्री कमीशन। फिर ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया का बाउंड्री कमीशन, 2 सीमा आयोग का गठन होगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी भी हमें मिलनी है। तो ये सब माउंट बेटन प्लान में था, ठीक। 2 सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन। 2 सीमा आयोग किसके अध्यक्षता में था, सर रैटक्लिफ के अध्यक्षता में। रैटक्लिफ कौन थे, बाउंड्री कमिश्नर कौन थे, सर रैटक्लिफ। इनके अध्यक्षता में क्या होना था, दोनों वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया का बाउंड्री ये गठन होना था। ये प्लान ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया। अब ये ऐसा प्लान पेश कर दिए, यहाँ पे अपने टेबल कर दिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने कि हमने ऐसा प्लान बनाया, माउंट बेटन प्लान, हमने ऐसा प्लान बनाया। इन दोनों को दिखा के समझा के ऐसा कर रहे हैं। और ये प्लान भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा। और जुलाई 18, 1947 में ब्रिटिश क्राउन जो था, रॉयल एसेंट ने भी स्वीकार कर लिया। चलो आप जैसे भी प्लान बनाया ठीक है, आप दे दो इनको ऐसा। इंडिया अब जब स्वीकार कर लिया तब क्या आएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कांग्रेस ने डोमिनियन का दर्जा को क्यों स्वीकार किया, देखो। अब पहले एक बार पता था कि एक बार हम पीछे पड़ चुके हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें डोमिनियन दे रहे थे तो कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था कि नहीं, हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूरा रिपब्लिक होना है हमें, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज हमें चाहिए था। तो डोमिनियन अभी क्यों एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, अभी भी तो डोमिनियन की बात कर रहे थे ये माउंट बेटन, तो अभी क्यों एक्सेप्ट किया, पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया था। देखो डोमिनियन स्टेटस क्यों कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, इसको थोड़ा देखते हैं। ब्रिटिश क्या चाह रहे थे, अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि कॉमनवेल्थ बना रहे। अगर हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं,
हमने तो इतना दिन इंडिया पे रूल किया, ठीक है, और अभी हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया का पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अभी भी हमारा कॉमनवेल्थ बना रहना चाहिए। कॉमनवेल्थ मतलब हमें जाने के बाद भी हम यहाँ से ट्रेड कर सके, ट्रेडिंग कर सके। इंडिया और पाकिस्तान का सपोर्ट रहेगा तो हमारा स्टेटस, हमारे इकोनॉमिक अच्छी बनी रहेगी। तो ब्रिटिश का मन में ये मानसा थी। देखो जाने के वक्त भी अंग्रेज़ अपने बुद्धि लगा के जा रहे हैं कि हमें कॉमनवेल्थ सेटअप करके जाना चाहिए इन दोनों देशों के साथ, ठीक है। अब कांग्रेस को हम देखते हैं कि कांग्रेस ने वो डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट क्यों किया था, एक तो देखते हैं कि कांग्रेस ने जो ये बनाई हुई थी अंतरिम सरकार, उसमें तो डेडलॉक क्रिएट हो रहा था, ठीक है। वो डेडलॉक क्रिएट से बचने के लिए, और कम्युनिज्म राइट्स भी हो रहे थे, दंगा कहाँ पंजाब, बंगाल, ये सब दंगे हो रहे थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दंगे हो रहे थे। तो कांग्रेस बैकफुट पे आ चुकी थी कि चलो कुछ तो दे रहे हैं जिससे कि ये दंगा शांत होगा, ठीक है। तो सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए डोमिनियन हमें एक्सेप्ट करना पड़ा था। कांग्रेस ऐसा कहती थी, हमें डोमिनियन एक्सेप्ट करना पड़ा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी थी कैबिनेट मिशन में, तो चलो हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक तो मिलने वाली थी। हमने सरकार भी बना ली था, अंतरिम सरकार वो तो मिल गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अगर मिले तो हम अपने संविधान बना लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। असेंबली मिल गया, हमें संविधान सभा मिल गई तो हम अपना भारत का संविधान बना लेंगे। तो इसलिए हमें चलो कि कुछ तो मिला, डोमिनियन एक्सेप्ट करने से कुछ तो मिला, कुछ के बहुत कुछ मिला, ठीक है। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन हो चुके थे। कौन कौन? इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन इंडिपेंडेंट स्टेट हो चुके थे। अब यहाँ के गवर्नर कौन थे? जिन्ना इन पाकिस्तान में गवर्नर कौन था? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में था, ठीक है। और माउंटबेटन कहाँ थे? कंटिन्यू करने थे कहाँ को? इंडिया को। इन इंडिया माउंटबेटन कंटिन्यू कर रहे थे। और 1948 में क्या हुआ कि माउंटबेटन के बाद सी राजागोपालाचारी हमारे गवर्नर बने थे। और पाकिस्तान में कौन थे? जिन्ना खुद गवर्नर बने थे। वैसे माउंटबेटन तो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों का गवर्नर जनरल रहे, ठीक है, लेकिन जिन्ना ने कहा नहीं भैया, अब हमें डोमिनियन दे दियो, हमें पाकिस्तान बना दियो, अब हम खुद संभाल लेंगे, आप जाओ भारत के साथ जो करना है करो। तो माउंटबेटन इंडिया का गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद 1948 में सी राजागोपालाचारी बने थे, ठीक है। और उसके बाद देखो डोमिनियन में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट एक्ट में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तो संविधान सभा आई थी, संविधान सभा के लेजिस्लेचर पावर भी आ गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी, तो हमें संविधान भी बनाने की पावर आ गई थी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अगर हम संविधान बनाने की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो 70% पार्ट हमें कहाँ से ले लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और हमारा अपना संविधान 1950 में आएगा और रिपब्लिक हो जाएंगे, ठीक है। हमारा 26 जनवरी 1949 को हमारा अपना संविधान आएगा और हम रिपब्लिक हो जाएंगे। और हमारा फर्स्ट रिपब्लिक प्रेसिडेंट कौन होगा? इंडियन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का उदय होता है। देखो फिर भी पाकिस्तान एक दिन जल्दी में, हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है, तो एक दिन पहले ही अपना आज़ादी डिक्लेयर कर देते कि नहीं हमें एक दिन पहले मिल गए, पाकिस्तान एक दिन पहले बन चुका है। चलो कोई नहीं, फिर भी आज देख ही रहे हो पाकिस्तान की हालत। अंग्रेज़ों की जल्दी की वापसी निर्णय से उत्पन्न समस्या है। अगर हम कहते हैं कि कोई काम इतनी जल्दी कर रहे हैं तो क्यों? अंग्रेज़ों की जो वापसी हुई कहाँ से? इंडिया से। वो अंग्रेज़ जब गए हमें छोड़ के, यहाँ डोमिनियन दे के, हमें इंडिपेंडेंट दे के, तो इतनी जल्दी जो निर्णय लिया गया, तो इनसे समस्याएं भी उत्पन्न हुई, ठीक है। क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई? पंजाब व्यापक दंगों को देखने मिला। पंजाब में व्यापक दंगा देखने को मिला। सबसे पहली बात तो पंजाब में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साइड में पड़ता था पंजाब, और पंजाब में क्या था? सिख मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम सिख दोनों थे। अब पाकिस्तान में मुस्लिम इंडिया को छोड़ के पंजाब वाले एरिया से पाकिस्तान जा रहे थे, जैसे आपने गदर उधर मूवी में भी देखा होगा, पाकिस्तान वाले एरिया में जा रहे थे, ठीक है। और जो पाकिस्तान में सिख बच गए थे वो इंडिया आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ इन दौरान बहुत बड़ा व्यापक दंगा हुआ।
माउंटबेटन यह मान के चल रहे थे, देखो माउंटबेटन क्या शुरू में समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि हमें 2 डोमिनियन दे देंगे तो हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों का क्या बन जाएंगे, गवर्नर जनरल, तो हम अपने हिसाब से दोनों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन नहीं, जिन्ना को तो चाहिए नहीं था। जिन्ना बोले कि आप हमें इंडिपेंडेंट दे दियो, अब जा सकते हो, नाउ यू कैन गो इंडिया, इंडिया के साथ जो करना है करो। तो ये समझ के से गवर्नर जनरल बनाएंगे और उन्हें ये सारी समस्याएं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें कर रहे थे कौन, ऐसी भूल थी इनकी माउंटबेटन की। ठीक, सीमा आयोग की घोषणा, बाउंड्री कमीशन, सीमा आयोग की घोषणा करने में अनावश्यक देरी हो गई। अब कोई हम स्टेट बना रहे हैं, कोई कंट्री बना रहे हैं, उसकी अब बाउंड्री नहीं कर रहे हैं, इसमें भी राइट्स होना है, इसमें भी दंगा होना, तो वो देरी हो गई। हमें 12 अगस्त को ही हमें प्रस्ताव पेश किया कि हमें सीमा बनाना है, और हमें 15 अगस्त इतनी को ला दी, इतनी देरी कर दी हम। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का एकीकरण में। थोड़ा सा प्रिंसली स्टेट को देख लेते हैं, प्रिंसली स्टेट क्या रहा। ठीक है, प्रिंसली स्टेट को अगर हम किसी को अगर मानते हैं कि प्रिंसली स्टेट को एकीकृत करने में हाथ रहा है, भूमिका रहा है, तो वो सरदार पटेल एंड वीपी मेनन की। सरदार पटेल तो बहुत बड़े काम किए प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने के, एकीकृत करने में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराने में। 1946 टू 1947 के दौरान स्टेट पीपल मूवमेंट करते हैं, पॉलिटिकल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या होता है, इलेक्टिव राइट्स होते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट में देखते हैं कि ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय राज्य जन आंदोलन हुआ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट को लेकर, अखिल भारतीय राज्य जन आंदोलन 1947 में कहाँ हुआ था, उदयपुर में, और 1945 में उदयपुर में, और 1945 में उदयपुर में, और 1947 में ग्वालियर में। ठीक है, और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि जो राज्य संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करेंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अपना घोषणा करते हैं कि जो राज्य संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करेंगे उसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। शत्रुतापूर्ण मतलब हम मान लेंगे कि आप भारत के पार्ट नहीं हो और आपके साथ जो होगा तो फिर हम देखेंगे ही आपको। ठीक है, तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था उस टाइम। जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नए राज्यों के विभाग का दायित्व सौंपा गया। उन्हें सौंपा गया कि आप नए राज्यों के को इंटीग्रेटेड करोगे, भारत में मिलाने का काम आप ही करोगे। सभी राज्यों से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाना था, मतलब विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करवाना, साइन करवाना था। ठीक है, तो 2 फेजेज में ये हुए साइन, 2 फेजेज में, वो दोनों फेज को देख लेते हैं। फेज 1 कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर सभी तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 तक सभी तो भारत में मिल जाते हैं। रक्षा, विदेश मामले और संचार व्यवस्था को भारत का अधीनस्थ मानकर सभी सम्मिलित हो गए। वो पहले कह रहे थे, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि आप चलो रक्षा और विदेशी मामले और संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन, आप चलो पहले तो ये चीज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद फेज़ 2 में देखते हैं। फेज़ 2 में नाइबर प्रोविंसेस और यूनियन में काठियावाड़, ये सब साइन हुए। फिर विंध्य प्रदेश भी साइन हुए, विंध्य प्रदेश। द्वितीय चरण में 1 वर्ष लग गए। द्वितीय चरण में टोटल कितना टाइम लग गया, 1 वर्ष। इसके लिए राजवाड़ों के प्रीवी पर्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीवी पर्स विशेषाधिकार प्रदान किए गए। तो यहाँ हमारा स्पेक्ट्रम का चैप्टर 24 ख़त्म होता है, चैप्टर 25, और हमें फाइनली क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। तो अगर आपको स्टडी अच्छी लगी होगी, और स्टूडेंट आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होगा। ठीक है, अगर पढ़ाई अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है, क्या है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। See you soon again our next video. Bye bye, take care.